जोहार। इस वीडियो में हम निराला की एक प्रसिद्ध कविता तोड़ती पत्थर, इस कविता पर थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। इस तोड़ती पत्थर को समझने की कोशिश करेंगे, इस कविता को। और किसी भी कविता की जो व्याख्या होती है या किसी भी कविता का जो अर्थ होता है वो अंतिम नहीं होता है। और महान कविताओं की यही खासियत होती है, बड़ी कविताओं की, श्रेष्ठ कविताओं की, कि उसका अर्थ करना कभी रुकता नहीं है। वो लगातार समय और संदर्भ के साथ एक नया रूप उसको मिलता जाता है, और यही खासियत है। और इस कविता की भी यही खासियत है। इस खासियत पर हम आएंगे। पहले इस कविता को एक बार साथ साथ मिलकर पढ़ लेते हैं। आप भी पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि ये स्क्रीन पर मौजूद है। मैं यहाँ देखकर पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़ वह, जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन, भरबंधा यौवन, नत नयन, प्रिय कर्मरत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह, नहीं जो थी सुनी झनकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर, ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। अब इस कविता की असंख्य व्याख्याएं हो चुकी हैं। माफ़ कीजिएगा। और इसके कई बार अर्थ किए गए हैं। यह कविता जो है पहली बार सुधा पत्रिका में शायद 1937 में छपी। बाद में यह अनामिका काव्य संग्रह में 1938 में छपकर आई। यह वही काव्य संग्रह था जिसमें सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा जैसे निराला के युगांतकारी कविता संकलित है। 1937 का जो समय है, कई लोग मानते हैं कि पहली बार यह कविता जब लिखी गई थी तो 1935 में निराला ने यह कविता लिखी थी। कई लोगों ने इसका जिक्र किया है और कहा कि तोड़ती पत्थर कविता को बहुत सारे लोग प्रगतिवाद से भी जोड़ते हैं। निराला का यह काव्य व्यक्तित्व का ये प्रभाव था कि निराला छायावादी कवि होते हुए भी छायावाद के बाहर, मतलब छायावाद की सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं। ये कोई भी बड़ा कवि करता है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि थे, पर प्रगतिवादी कवि तो उन प्रगतिवाद का भी अतिक्रमण किया उन्होंने। या कोई भी बड़ा कवि करता है। तो निराला ने भी छायावाद का अतिक्रमण किया, और कहा जाता है कि यह तोड़ती पत्थर जो है वो प्रगतिवादी कविता है, और इसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों के माध्यम से निराला ने कविता लिखी। कुछ लोग कहते हैं कि कविता तो 1935 में आई थी और उस समय तक प्रगतिवाद जो है वो परवान नहीं चढ़ा था, यानी प्रगतिवाद अभी तक शुरू नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद की शुरुआत जो है 1936 से होती है, जिस साल प्रगतिशील लेखक संघ का गठन होता है। हिंदी के प्रगति प्रलेस आज भी जीवित है वो संस्था। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में होती है, जिसका पहला अध्यक्षीय भाषण जो है वो प्रेमचंद देते हैं। सज्जाद जहीर और ये सारे लोग मिलकर के प्रगतिशील लेखक संघ बनाते हैं। और उस 1936 से प्रगतिशील लेखक संघ के स्थापना के वर्ष से प्रगतिवाद की शुरुआत मानी जाती है। प्रगतिवाद
का माना जाता था कि प्रगतिवाद जो है मार्क्सवाद की विचारधारा पर आधारित जो साहित्य रचना होती है उसको प्रगतिवादी साहित्य कहा गया। तो कुछ लोग इसके पक्ष में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं। तो फिर मैं बात फिर वहीं ले जाऊंगा जहाँ से कविता के पाठ से पहले मैं कह रहा था कि कविताएं जो हैं, जो बड़ी कविताएं होती हैं, बड़ा कवि जो होता है उसका लिखा हुआ बदलते हुए संदर्भ, बदलते हुए युग और बदलते हुए समय में एक बार फिर से ज़िंदा हो जाती है। आप ये समझिए कि 1935 में भी अगर पहली बार इस कविता को लिखा गया तो और 15 साल के बाद वो 100 साल की कविता हो जाएगी, यानी 85 साल पहले यह कविता लिखी गई थी। बहुत कम लोग अब ज़िंदा होंगे जो इस कविता को लिखे जाने वाले वर्ष में पैदा होकर अब जिंदा होंगे। पर यह कविता देखिए, असंख्य लोग आए और गए, तो ये कविता रुकी रही। और इस समय, जिस समय मैं आपसे और इस आभासी दुनिया के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख सकता है उन सब लोगों से बात कर पा रहा हूँ, जो देख रहे हैं, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कहा जाता है कि रचना और रचनाकार के बीच में आधुनिक युग में एक बात कही जाती है कि एक बार रचना जो रचनाकार से आज़ाद हुई, कि मान लीजिए कि मैंने कोई कविता लिख दी, मेरा कोई उसके पीछे एक मंतव्य, एक अर्थ है, तो उसके बावजूद ये कहा जाता है कि एक बार रचना जो रचित हो गई तो फिर उसका एक अस्तित्व जो है वो स्वतंत्र होता है। उसके बाद वो कितनी दूर तक जाएगी, उसका कौन क्या अर्थ करेगा, इसमें रचनाकार कहीं से मतलब बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो एक बार ये जो वीडियो बन गया और ये कहाँ तक जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो इस समय जिस समय मैं यह कविता आपके साथ साझा कर रहा हूँ, चूँकि हमें अपने सिलेबस में पढ़ना है, तो साहित्य वही है जो समाज की स्पंदनों को, धड़कनों को सुन सके और थोड़ा आपको संवेदित कर सके, संवेदनात्मक बना सके, भावनात्मक रूप से आपको समृद्ध कर सके और बेहतर मनुष्य बना सके। तो इस समय, जिस समय इस कविता के माध्यम से आपसे संवाद कर रहा हूँ, असंख्य लोग सड़कों पर हैं। जब आज कोई पूछता है कि कैसे हो, तो अच्छा हूँ बोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि कई लोग हैं जो सड़कों पर हैं और हज़ारों हज़ार मील चलकर, जो कभी सिर्फ सपना हो सकता था, जो हम सिर्फ सोच सकते थे कि कोई 1200 किलोमीटर, कोई 1500 किलोमीटर, कोई 1700 किलोमीटर जुगाड़ से, साइकिल से, ऑटो से, पैदल, बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बूढ़े भी कुछ, ये सारे लोग जो हैं सड़कों पर होंगे और अपने घर को लौट रहे होंगे। ऐसा ही कोई होगा जिसे एक शहर के रास्ते पर, पथ पर निराला ने देखा था। ये कोई भी शहर हो सकता है। जैसे ये पत्थर तोड़ने वाली सिर्फ इलाहाबाद या यूपी की नहीं हो सकती जिसका जिक्र इस कविता में है, उसी तरह से इलाहाबाद जो इस कविता में आया है वो कोई भी शहर हो सकता है। आज का कोई शहर हो सकता है, उस समय का कोई शहर हो सकता है। तो एक तरफ तो शहर है और शहर की बुलंदियां हैं और दूसरी तरफ मजदूर है। तो एक कविता की शुरुआत जो है, कविता से बात करते हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर देखा था और वह पत्थर तोड़ रही थी। ये सामान्य बात भी हो सकती थी, यह आई गई बात भी हो सकती थी कि जिसके अंदर संवेदना हो कि वो महसूस करेगा कि अरे इलाहाबाद में या शहर में कोई पत्थर तोड़ रही थी। पर जब कविता आगे बढ़ती है तब हमारे संवेदना के धरातल को बहुत ही मार्मिक तरीके से स्पर्श करती है। क्या है, कहाँ कहाँ पत्थर तोड़ रही थी? इलाहाबाद के पथ की तो बात हो गई, कोई भी बड़ा शहर है, कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, मतलब वो जिस पेड़ के नीचे बैठकर पत्थर तोड़ रही है वो छायादार पेड़ नहीं है। किसी पेड़ के नीचे बैठी है पर वो छायादार नहीं है। और क्या है? बैठी हुई स्वीकार, मतलब स्वीकार की मुद्रा में बैठी है। उसको कोई कंप्लेन नहीं है, उसको कोई तकलीफ नहीं है।
मज़दूर को जब किसी फैक्ट्री में काम करना होता है और उसको सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, मतलब अच्छा इक्विपमेंट उसके पास नहीं होता, अच्छा ड्रेस नहीं होता है, जूते नहीं होते हैं, ग्लव्स नहीं होता है, और वो गिर जाए तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा कि नहीं, इसकी व्यवस्था भी बहुत मतलब इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था नहीं होती। वो जहाँ रहता है, कहने का मतलब है, पर वो शिकायत नहीं करता, वो उसी व्यवस्था को वो स्वीकार कर लेता है। उसकी गरीबी और उसकी जो भूख है या घर की ज़रूरतें हैं, घर वालों की जो ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह उस स्थिति को स्वीकार कर लेता है। पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई वह स्वीकार, मतलब स्वीकार की मुद्रा में बैठी है। कोई क्रांति का, कोई विरोध का कहीं दूर दूर तक कोई दर्शन नहीं है। और एक स्त्री है एक ऐसे समाज में जहाँ पुरुष को ही सिर्फ काम करने की आज़ादी है। और वो कैसी स्त्री है? श्याम तन भर बंधा यौवन, मतलब ठीक है कि वो सांवली है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सांवली है, भर बंधा यौवन मतलब युवती है, जवान है, सुगट मतलब जैसे तंदुरुस्त पुरुष होता है उसी तरह से वो तंदुरुस्त एक महिला है, सुंदर है, भर बंधा यौवन। उस समाज में जो पुरुष प्रधान है, वो चाहे किसी भी वर्ग का समाज हो, अगर ऐसी स्त्री को घर से बाहर निकलना पड़ा है तो ज़रूर कोई बड़ी मजबूरी होगी, और उसने उस स्थिति को स्वीकार कर लिया है कि वह बिना छाया वाले पेड़ के नीचे बैठी है। नत नयन प्रिय कर्मरत मन, ये निराला कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कोई भी हो सकता है। देखने वाला कि अरे मैंने इलाहाबाद के पथ पर देखा था कि एक मजदूर पत्थर तोड़ रही थी, मैंने देखा एक मजदूर जो है वो रास्ते पर एक जुगाड़ गाड़ी बनाकर उसमें अपनी पत्नी और बच्चे को खींच कर लेके जा रहा था, मैंने देखा कि वो सिर्फ वो सड़क पर रख के चावल खा रहा था, मैंने देखा कि वो भूख से तड़प रहा था। मतलब ये जो देखने वाली जो प्रवृत्ति है और देखकर निकल जाने वाली जो प्रवृत्ति है, उसकी तरफ बहुत पहले से निराला इशारा कर रहे थे। हम आज भी सिर्फ देखते हैं और देखकर हम में से ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं और क्या करते हैं, उसको फिर व्हाट्सएप से फॉरवर्ड करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे, और जब फॉरवर्ड ख़त्म हो जाता है तो फिर एक फॉरवर्ड आता है और फिर हम उस गरीबी को देख रहे होते हैं और एक दूसरे को बता रहे होते हैं कि मैंने देखा। तो ये देखने वाले को लग रहा है कि नत नयन मतलब एक पुरुषवादी समाज में एक स्त्री बाहर निकलकर काम करे, तो पहले यही बहुत बड़ी घटना है। तो ऐसे भी उसको अपने नयन स्त्रियों को सिखाया गया है, नयन नीचे रखना है। तो नीची नज़रों से, एक तो समाज से मतलब जो समाज की बार बार देखने वाली जो नज़रें हैं, भर बंधा यौवन है तो हर गुजरने वाला उसको देखता होगा और हर यही कहता होगा कि मैंने देखा। और देखकर तो एक इस वजह से नयन जो है, आंखें जो नीची हैं, और दूसरा वो अपने काम में तल्लीन है। और निराला भी यही कह रहे हैं, नत नयन प्रिय कर्मरत मन। देखने वाले को ये दिख रहा है कि उसकी नज़रें नीची हैं और वो बहुत मन से काम में लीन है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, और गुरु का मतलब भारी भी होता है, तो भारी हथौड़ा हाथ में लिए हुए वो बार बार पत्थर तोड़ रही है, उस पर प्रहार कर रही है। पर ये जो गुरु हथौड़ा हाथ है, इसके प्रयोग के साथ और इसके बाद वाली जो पंक्ति आती है, यहाँ निराला सिर्फ देखकर गुजर जाने वाले लोगों में से अपने आप को अलग कर लेते हैं और आपसे भी ये दरख्वास्त करते हैं कि आप भी सिर्फ देखने वालों में शामिल न रहें, जैसा रघुवीर दास के रामदास कविता के लोग हैं। रघुवीर सहाय, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यहाँ तक कविता जो है ये बता रही है एक मजदूर स्त्री के बारे में, एक मजदूर के बारे में। और इसके बाद वाली पंक्ति है, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार,
यहाँ से कविता में तनाव की सृष्टि हो जाती है और यहाँ से कविता जो है वो सिर्फ देखने वाले से अपने आप को अलग कर लेती है कि देखने वाला जो देख रहा है कि ये जो गुरु हथौड़ा हाथ है यही गुरु है, ये हाथ जो है यही गुरु है, ये हथौड़ा जो है मतलब ये जो श्रम है यही गुरु है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, जैसे लघु गुरु, श्रेष्ठ गुरुजन, बड़े जन, इससे ज़्यादा श्रेष्ठ, इससे ज़्यादा महत्व का, इससे ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये हाथ है, जो श्रम करता हुआ हाथ है, यही गुरु हथौड़ा हाथ है, यही गुरु है और यही बदलाव लाएगा। सामने क्या है? सामने तरु मालिका मतलब पेड़ों की पंक्तियां हैं, सौंदर्य, अट्टालिका बड़ा घर है, ऊंचे भवन, महलनुमा भवन, वैभव, प्राकार, परकोटा मतलब उसके चारों तरफ जो फेंसिंग की हुई रहती है, जो बाउंड्री बनाया हुआ रहता है, जो दीवार बनाई हुई रहती है, जिसने अट्टालिका को घेरा हुआ है महल के चारों तरफ, मतलब भय। सौंदर्य, वैभव को जो पैसे वाला है, जो मालिक है, मतलब मजदूर है, तो जो पूंजीपति है, पूंजीपति का अर्थ आप इससे मत लीजिए कि मैं मतलब एक मार्क्सवादी शब्दावली के रूप में नहीं इस्तेमाल कर रहा। जब मजदूर है तो मजदूर किसके लिए काम करेगा? पूंजीपति के लिए काम करेगा, मिल मालिक के लिए काम करेगा, पत्थर मालिक के लिए काम करेगा। तो सामने जो है वो जो घर है वो अट्टालिका है, महलनुमा घर है और वहाँ पर सौंदर्य के लिए खूब पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ क्या है? जिसके नीचे वो बैठी है वो पेड़ छायादार नहीं है और वहाँ सौंदर्य के लिए पेड़ लगाए हुए हैं और बड़ी बड़ी दीवार बनाए गए हैं जिससे वो घर सुरक्षित रहे। इस पंक्ति के आने के साथ ही सामने तरुमालिका, अट्टालिका प्रकार, मैंने कहा कि कविता में तनाव की सृष्टि हो जाती है और ये पता चल जाता है कि उस तरफ कौन है और किस पर इस गुरु हथौड़ा हाथ को पड़ना चाहिए, जिसके लिए काम मतलब वो स्वीकार्य स्थिति है कि कोई अपनी मजबूरी से ही वो स्वीकार्य स्थिति में होता है। पर ज़रूरी नहीं है कि स्थिति ऐसी बनी रहेगी। जिस दिन यह चेतना जग गई, ये जो वैभव है, ये जो अट्टालिका है, वह इस गुरु हथौड़ा हाथ की वजह से, कि पत्थर जो है टूटने के बाद पत्थर नहीं रहता है, वो पत्थर मालिक के लिए हीरा बन जाता है। उसके व्यापार से वह अपने वैभव की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। तो ये जो सामने जो अट्टालिका है और जो प्राकार से घिरा हुआ है, जो बाउंड्री से घिरा हुआ है, वह ये जो दीवार है इसके चारों तरफ, ये उसके भय को दिखाता है। और वो भय पर जिस दिन गुरु हथौड़ा हाथ पड़ेगा जिस दीवार पे, वो दीवार तो टूटनी ही है, टूटनी चाहिए कम से कम। तो यहाँ तनाव की सृष्टि करते हैं और दिखा देते हैं कि अगर मजदूर स्त्री है तो उस तरफ कौन है। मतलब दो स्थितियाँ यहाँ पर साफ निराला कर देते हैं और ये देखने वाला देख रहा है। और क्या स्थिति है कि चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। लोग कहते हैं कि लोग आगे है, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, कि चढ़ रही थी धूप, अब धीरे धीरे चढ़ना शुरू कर रही है। मतलब धूप सुबह होने के बाद जिस तरह से चढ़ती, दोपहरी हम जैसे कहते हैं, तो चढ़ती जो धूप थी, धूप तेज हो रही थी धीरे धीरे और गर्मियों का दिन था और शहर था। शहर में हम जानते हैं कि कितने पेड़ होते हैं। अगर कभी लू और धूप का चक्कर किस सामान्य व्यक्ति को भी, जिसके पास सुविधाओं का थोड़ा अभाव हो और कभी चक्कर लगा हो शहर का, तो पता चलता है कि इमारत की छां ढूंढते फिरते हैं हम, पेड़ तो मिलने से रहा। हाँ, सुंदरता के लिए पेड़ लगे हुए होते रहते हैं, जो इस कविता में भी। तो धूप चढ़ रही थी, गर्मियों का दिन था, दीवा का तमतमाता रूप, दिन का जो है रूप जो है तमतमाने लगा था। दिवाकर, दीवा से बना वो दिवाकर जो है, सूर्य जो है वो तेज चमकने लगा था। दीवा जो है तब तमतमाने लगा। तमतमाना मतलब गर्म हो जाना। तमतमा क्यों रहे हो?
गर्म क्यों हो रहा है? तो अब दिन जो है वो गर्मी से गर्म हो गया था, तमतमा रहा था, बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी गर्मी। लोग मतलब इतनी गर्मी थी कि उसको बर्दाश्त ना किया जा सके, बर्दाश्त किया जा सके इतनी, बर्दाश्त ना किया जा सके इतनी गर्मी थी। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। यानी धीरे धीरे दिन चढ़ रहा है और काम करते करते दोपहर हो गया, लू चल रही है और चिंगियाँ मतलब जो धूल उड़ रहे हैं, लू चलने पर जो वो गर्म धूल जो उड़ रहे हैं चिंगी की तरह लग रहे हैं, जैसे आग की चिंगारी होती है वैसे गर्म हो गए हैं, धूल हो गई है धूल और लू चल रही है। जैसे लोग कहते हैं कि लू में मर गए या ठंड से इतने लोगों की मौत हो गई शीतलहरी से। कोई व्यक्ति लू से या शीतलहरी से नहीं मरता है, लोग गरीबी से मरते हैं, लोग अभाव से मरते हैं। अब जिसके पास तरुमालिका है, जिसके पास अट्टालिका है, महल जैसे घर है, उस पर क्या ये लू असर डाल रहा है? तो इस कविता में जो ये लू की चर्चा हो रही है, या एक पूरा एक पैराग्राफ निराला ने इस मौसम के चढ़ने पर दिया कि इतने तेज धूप में भी मजदूर स्त्री काम कर रही है। आप सोचिए क्या संभव है सामान्य व्यक्ति के लिए भी, अगर जिसको काम ना हो। आज कोरोना के संकट के समय ये कहा जा रहा है कि ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। गर्मियों में भी हम यही करते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमसे कहा नहीं जाता है। हम ये समझ लेते हैं कि संकट इतना बड़ा है, आज भी हमें समझना चाहिए। लोग समझ भी रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो समझें। तो रुई की तरह पृथ्वी जो है वो जलती हुई महसूस हो रही है, और उसमें भी वो मजदूर स्त्री क्या है कि वो नत नयन प्रिय कर्मरत मन है। देखने वाले को लग रहा है, कैसे लग रहा है? जिसने देखा है, निराला कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कहा कि मैंने देखा है, तुम्हें ये लगा कैसे कि इस झुलस जो लू उठ रही है झुलसाती हुई, और ये दिन जो है तमतमाया हुआ है, पृथ्वी ऐसे जल रही है जैसे रुई जल रही है, और इसमें भी तुमको लग रहा है कि वो बैठी हुई है नत नयन करके, इसलिए कि वो प्रिय कर्मरत मन है। वो तुम ऐसा लग कैसे सकता है? एक शेर है कि थक कर बदन दोहरा हो रहा होगा, मैं सजदे में नहीं था तुम्हें धोखा हुआ होगा, या ऐसा ही कुछ है। कहने का अर्थ ये है कि मैं झुका हुआ था तो तुमको लग रहा है कि मैं तुम्हारा सजदा कर रहा था। थक कर बदन जो है वो दोहरा हो रहा होगा, झुक गया होगा थक कर, और तुम्हें लग रहा था कि मैं सजदा कर रहा हूँ। तुम्हें लग, तो ये देखने वाले को ऐसा लग कैसे सकता है कि कोई इतनी धूप में भी, सिर्फ इसलिए क्या कि वो श्याम तन है? ये भी एक सवाल है कि अक्सर मजदूर जो लोग होते हैं उन धूप में काम करने की वजह से सांवले हो जाते हैं, और हम ये हमारी मानसिकता बन जाती है कि अरे ये लोग तो ऐसे ही हैं, इन लोगों को धूप नहीं लगती है, इन लोगों को गर्मी नहीं लगती है। हम ये कहते ही हैं कि बिल्डिंग धूप में, हम घर में सोए होते हैं, वो बिल्डिंग बना रहे होते हैं, वो सड़कें बना रहे होते हैं, वो इमारत को बुलंदियों पर चढ़ा रहे होते हैं, और इमारत का मालिक जो उसको बुलंदियों पर चढ़ा रहे होते हैं, सड़कें बना रहे होते हैं, पटरियाँ बना रहे होते हैं, गोदाम से गेहूँ धान ढो रहे होते हैं, खेतों में लगे होते हैं, ठेला खींच रहे होते हैं, रिक्शा खींच रहे होते हैं। तो ये सब श्याम तन होते हैं। तो क्या सिर्फ इसलिए ऐसा लग रहा है? ये भी एक सवाल है। तो प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, पर जो सिर्फ देख कर नहीं गुजर जाएगा, वह इस स्थिति की विभीषिका को, उस स्त्री की पीड़ा को, उसके जीवन की चुनौती को समझ सकता है। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। इस देखने वाले समाज में कोई रुककर उस मजदूर स्त्री को देख रहा है। इस स्थिति ने मजबूर कर दिया उस मजदूर स्त्री को ये देखने के लिए कि कौन देख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग भरबंधा यौवन की वजह से उसको देखते हों लोगों ने, लेकिन वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि मैंने देखा। पर जब निराला को देखते हुए उसने देखा, तो उसने देखा एक बार उस भवन की ओर देखा। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। ठीक है। बांग्ला कविताओं का थोड़ा प्रभाव निराला की कविताओं पर भी रहा है।
तो देखते देखा मुझे तो, यहाँ से वाक्य अलग हो गया। देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा। किस भवन की ओर? उस अट्टालिका की ओर देखा जो भय और सौंदर्य के बीच में अपने वैभव का जश्न मना रहा है, अपने वैभव को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। जब ऐसा किया उसने, और निराला संगीत के भी बहुत मर्मज्ञ थे, तो जिस तरह की आपकी मनोवृत्ति होती है आप वैसी स्थितियों की संकल्पना करते हैं। तो चूँकि संगीत से बहुत लगाव था तो वो सितार की परिकल्पना करते हैं, उदाहरण देते हैं यहाँ, और कहते हैं कि जब उसने ऐसा किया तो वो जो काम का उसका क्रम था, वो जो हथौड़ा का जो हाथ पड़ रहा था लगातार एक क्रम चल रहा था। ठीक है। तो देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। क्या होता है? क्रम भंग हो जाता है। जैसे कोई सितार बजा रहा हो और कोई तार जो है वो टूट जाए तो लय टूट जाती है, वो गति जो उसमें लय की जो गति चल रही थी वो टूट जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती। तो उस भवन की ओर देखा, छिन्न तार। तो जब देखा तो वो क्रम लगभग भंग हो गया। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब यहाँ दो बातें। एक, निराला को बिंब बहुत प्रिय है अपनी कविताओं में। जैसे आप सांध्य सुंदरी कविता में भी एक बिंब है कि लख चतुर्दिक चली मंद मराल। एक मराल आई, एक हंसिनी आई, और यह देखकर कि चारों तरफ पहले उसने देखा लख चतुर्दिक, और जब देख लिया कोई नहीं है तो चली मंद मराल, और फिर धीमी गति से हंसिनी जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ भी है, देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। मतलब जब देखा कि एक बार उस तरफ अट्टालिका की तरफ देखा, और जब देखा कि कोई नहीं है तब उसने मेरी तरफ देखा। तो एक बिंब का हमारी नज़रों के सामने एक पूरा बिंब जो है वो जीवित हो उठता है, सजीव हो उठता है। किस दृष्टि से देखा? देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। मतलब स्वाभिमानी दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि में एक अपराजेयता है। वो जो स्वीकार जिसने देखा था ना, देखने वाले ने देखा कि उसको वो स्थिति स्वीकार है। क्यों? क्योंकि वो उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया है। तो उसमें जो क्या होगा, उसमें एक दया का उसकी दृष्टि में पुट होना चाहिए, उसमें एक मजबूरी झलकनी चाहिए। नहीं झलकती। उसने स्वीकार नहीं किया है। अगर उसने स्वीकार किया होता तो एक मजबूर स्त्री की तरह दिखती, मजबूर नज़रों से देखती। उसने उस स्थिति को स्वीकार नहीं किया है, और देखकर मुझे उस दृष्टि, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। जिसने मार तो खाया है पर रोई नहीं है। से त्रिलोचन ने लिखा कि भाव उन्हीं का था, भाव उन्हीं का है जो थे अभाव में, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। जो स्वाभिमान के साथ जगते हैं, भाव तो उन्हीं का जो थे अभाव में। मजदूर स्त्री का भाव है, पर अभाव से दबे नहीं, जागे स्वभाव में। और क्या रोएगी? निराला भी अपने जीवन में लगातार स्वाभिमानी बने रहे। एक स्वाभिमानी कवि ही दूसरों के स्वाभिमान को बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकता है, उससे परिचित हो सकता है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सरोज की मृत्यु के बाद, इसी संकलन अनामिका काव्य संग्रह में कविता है, सरोज की मृत्यु के बाद भी वो कहते हैं मैं क्या कहूँ जो आज तक नहीं कही। वहाँ एक कष्ट, एक दुख का मामला है, लेकिन फिर भी जाना तो अर्थो गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। कि जानता तो था पैसे कमाने के तरीके, पर संकुचित रहा। मतलब अपने स्वाभिमान को, अपने आदर्श को नहीं छोड़ा। तो एक निराला में एक स्वाभिमान लगातार उनके कविताओं में। और दूसरी, मैं हूँ कभी अभी न होगा मेरा अंत, ऐसे बहुत, मैं ही बसंत का अग्रदूत, जो भी है, एक स्वाभिमान उनके यहाँ है। तो वो उसमें वो देखते हैं कि वो ऐसी दृष्टि से, एक अपराजय दृष्टि से जब देखती है, कि नहीं हारी हुई दृष्टि से देखती है, तो वो जो पहले इस कविता में देखने वाले को लगा था कि उस स्थिति को उसने स्वीकार कर लिया है, तो स्थिति को स्वीकार नहीं किया है। और ये देखकर कि अभी तक मान लीजिए किसी ने कहा होगा कि मैंने देखा उसको इलाहाबाद के पथ पर, और निराला भी गए देखने, और जब वो ऐसा देखते हैं, उस स्त्री को ऐसे देखते हुए, और उनको ये यकीन हो जाता है कि ये हारी नहीं है, अभाव से दबी नहीं है, इसमें वो चेतना मौजूद है,
जो संघर्ष या जो हार न माने, कम से कम इतनी चेतना तो मौजूद है, तभी उनके अंदर वो सितार बजती है। सजा सहज सितार, मतलब सितार की आवाज़ गूंजती है, सजी हुई आवाज़। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झनकार। और ऐसी झनकार अगर कोई सुन लेगा, ऐसी रोशनी, ऐसी चेतना, ऐसी अगर किसी की आंखों में दिख जाए और आपकी सहानुभूति और आपकी पूरी प्रतिबद्धता अगर उस वर्ग के साथ है, तो आपके अंदर जो सितार बजेगा वो सचमुच आपने फिर कभी नहीं सुना होगा। ये वो नहीं है कि सबने अपनी सुनी, साध्य वीणा वाला स्वर नहीं है कि सबने अपनी सुनी, कि मालिक ने अपना सुना, पूंजीपति ने अपना सुना, मजदूर ने अपना सुना। यहाँ यह वह चेतना है सर्वहारा की कि एक तरफ अट्टालिका वाला पूंजीपति है, अपने प्रभाव से छायादार पेड़ के छायाविहीन पेड़ के नीचे बैठा तो दिया है, पर उसने वो स्थिति स्वीकार नहीं की है। और जब उस दृष्टि को देखा निराला ने कि जिस दृष्टि में हार नहीं मानने की प्रतिबद्धता दिखाई पड़ी, एक प्रण दिखाई पड़ा, जीवन से एक लगाव दिखाई पड़ा, संघर्ष की एक चिंगारी दिखाई पड़ी, जिसने मार तो खाया है पर रोना नहीं जानता, जो आगे बढ़ना जानता, जो लड़ना जानता है, तब निराला के हृदय में एक सितार बजता है, एक गिटार बजती है। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। और जब इस स्थिति से आप गुजरेंगे निराला की कविता को पढ़ते हुए, तो आप भी कांपेंगे। ढुलक माथे से गिरे सीकर। एक क्षण के बाद, मतलब उसने मुझे देखा, एक क्षण तक देखा, और उसके बाद वह कांपी सुगर, मतलब उसके अंदर एक हरकत हुई कि कोई मानवीय दृष्टि भी हो सकती है। ढुलक माथे से गिरे सीकर, और माथे से पसीना गिरता है कि वो कांपती है। मतलब जब मुझे निराला को देखते हुए देखी तो आप कांपते हैं, तो कांपने की वजह से पसीना जो है नीचे गिरता है। वो पसीना जो है उसके मेहनत, उसके परिश्रम, उसके श्रम को इंगित कर रहा है। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, और उसके बाद वो अपने कर्म में लीन हो गई, लेकिन उसने कहा, ऐसा मालूम होता है निराला को, ऐसा लगता है कि वो कह रही है कि हाँ मैं तोड़ती पत्थर। मतलब ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं है। आप जानते हैं छायावाद में प्रतीकात्मकता का बहुत प्रयोग हुआ, और संकेत रूप में भी कविताओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो पत्थर है, सिर्फ उस अट्टालिका को निर्मित करने वाला पत्थर नहीं है। ये वो पत्थर नहीं है जिसको बेचकर मालिक बुलंदियां चढ़ता जाए। ये पत्थर उस मजदूर स्त्री के अंदर भी है, जो पत्थर समाज की वजह से, पत्थर रूपी समाज की वजह से उसके अंदर पैदा हुआ था, वो उसको भी तोड़ रही है। वो उस पत्थर को भी तोड़ेगी जिस पर उसका गुरु हथौड़ा हाथ पड़ रहा है, और जिससे उसकी नियति बदलेगी, मजदूरों की नियति बदलेगी, या मनुष्य की नियति बदलेगी, देखने वालों की दृष्टि बदलेगी। तो निराला ने इस कविता के माध्यम से, एक शहर के रास्ते के माध्यम से जिस स्थिति की सृष्टि की है, और जिस तरह से मजदूर स्त्री को कविता में लेकर आए हैं, और उसके बाद वो हारती नहीं है, मतलब कभी ना हारने वाला जो एक भाव होता है, जैसे बादल राग कविता में भी आप देखेंगे निराला के यहाँ, कि तमाम संकटों से गुजर कर भी ये मजदूर, ये श्रमशील वर्ग ही है जो इस समाज को पुनर्निर्मित कर सकता है। और देखने वाले भी इस समाज को तभी सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं, सही ढंग से पुनर्निर्मित कर सकते हैं, जब वो सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रहेंगे। मतलब एक बात ये भी है कि जो मिडिल क्लास है, जो मध्य वर्ग है, और जो एक निम्न वर्ग है, अगर उनके बीच में अगर एका हो जाए, लिखने पढ़ने वाले, सोचने वाले, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी के बीच अगर एक एका हो जाए, तो फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि देखा मैंने, मतलब मैंने देखा उसे पत्थर तोड़ते हुए किसी भी शहर के पथ पर, या मैंने देखा उसे किसी सड़क से गुजरते हुए, या एक दयनीय स्थिति में देखा। तो ये एका भी इस कविता के माध्यम से
कहीं न कहीं निराला ये चाहते हैं कि यह बेहतर समाज बनाने के लिए इस एका की भी ज़रूरत है और उस स्त्री का ही वो मजदूर की ही वो चेतना है जो चमत्कृत करती है बुद्धिजीवी को। और ये जब चेतना दोनों जुड़ जाएगी, श्रम और एक चेतना जो बदलाव की चेतना है, अगर जुड़ जाए तो एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर समाज, एक बेहतर देश बनाया जा सकता है और बेहतर मनुष्य बना जा सकता है। धन्यवाद।